प्रियंका गांधी वाड्रा 52 साल की उम्र में पहली बार लोकसभा पहुंची हैं, जब उनके लिए राहुल गांधी ने वायनाड की अपनी सीट छोड़ी। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, और इसे प्रियंका ने अपनी संसदीय पारी के पहले ही सत्र में सटीक साबित करने की कोशिश की है। उनकी शैली, हाव भाव, भाषण और सक्रियता को देखकर कोई कह नहीं सकता कि वो पहली बार की सांसद है। अब तो उनकी और राहुल गांधी की संसदीय राजनीति में उतरने की भी तुलना होने लगी है। बड़ी बात यह है कि राहुल से पूरे 20 साल बाद प्रियंका चुनावी राजनीति में उतरी हैं। उनसे सिर्फ 2 साल बड़े राहुल आज से 20 साल पहले ही, यानी कि 34 साल की उम्र में पहली बार संसद पहुंच गए थे। लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी ने लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली, कुदरती आपदा से तबाह वायनाड इलाके की मदद के लिए गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंची, लोकसभा में अपने पहले ही भाषण में पक्ष विपक्ष दोनों ही खेमों में गहरा असर छोड़ा, इसके बाद अलग अलग मुद्दों को उठाने के लिए भाषा ही नहीं वेशभूषा का भी इस्तेमाल किया, तो ये सारी तस्वीरें चर्चा का विषय बन गई। प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी की राजनीति की पक्की और सच्ची पैरोकार के तौर पर उभर रही हैं। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ने संविधान को एक बड़ा मुद्दा बनाया था, वो तस्वीरें सबको याद है। चुनाव के बाद 25 जून को भी जब उन्होंने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली, तब उनके हाथ में संविधान की एक कॉपी थी। इस मौके पर प्रियंका ने संविधान को जनता का सुरक्षा कवच और राहुल को उस सुरक्षा कवच का रक्षक बताया। फिर वायनाड उपचुनाव को जीतकर जब खुद प्रियंका लोकसभा पहुंची, तो 28 नवंबर को राहुल गांधी की तरह ही उन्होंने भी हाथ में संविधान लिया। इस समानता के साथ ही दोनों की शपथ में एक अंतर था। राहुल ने जहां इंग्लिश में अपनी शपथ ली, वहीं प्रियंका गांधी ने अपनी शपथ हिंदी में ली। प्रियंका की शपथ पर पूरा गांधी परिवार भी संसद में मौजूद था। राहुल और सोनिया गांधी तो संसद सदस्य हैं ही, जबकि इस मौके पर प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा और दोनों बच्चे रेहान और मिराया भी मौजूद रहे। ये फैमिली फोटो उसी दिन का है। इंग्लिश में एक कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये सच है कि राजनीतिक विरोधियों ने वंशवाद के मुद्दे पर प्रियंका गांधी पर हमला किया है। ये भी कहा गया है कि उन्होंने एक सेफ सीट पर ही दांव लगाया, लेकिन अब ये बातें अतीत में हैं। सच ये है कि वो संसद के लिए चुनी गई हैं, उन्होंने ये चुनाव जीता है। और सच कहें तो उन्होंने लोगों को सोचने और उनकी बातों पर ध्यान देने को भी मजबूर कर तो दिया है। कैसे? देखिए इस शीत सत्र के रिपोर्ट कार्ड में। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, तो हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है। सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते, तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि आज संविधान 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 बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हमारा संविधान इंसाफ, उम्मीद, अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वो जोत है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। जय हिंद। प्रियंका गांधी ने 28 नवंबर को सांसद के रूप में शपथ ली और इसके ठीक 7वें दिन 4 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच गईं। मुद्दा वायनाड लैंडस्लाइड पीड़ितों की मदद का था। ऐसे में केरल के सांसदों को लेकर प्रियंका ने गृह मंत्री से मुलाकात की, आपदा प्रभावितों का दर्द बयां किया, उनके लिए जल्दी और जरूरी मदद की अपील की। The Prime Minister visited, he met the victims. I personally spoke to them, and even after he met them, they expressed that now he has come, maybe we will get some relief from this. 4 months have passed and that relief has not been forthcoming. So I have appealed to the Home Minister
and he's listened to us very kindly. I have appealed to him that we rise above politics and truly recognize the pain and the suffering that these people have gone through, because the suffering is immense. राजनीति में आजकल वैचारिक छुआछूत ज्यादा है। ऐसे में विरोधी खेमे औपचारिकताओं की रस्म से भी कन्नी काटने लगे हैं। लेकिन इससे इतर प्रियंका ने अपने संसदीय क्षेत्र की खातिर अमित शाह से मिलने में हिचक नहीं दिखाई। इस मुलाकात के 10वें दिन तारीख थी 13 दिसंबर, जब सांसद के रूप में प्रियंका गांधी ने पहला भाषण दिया तो सुनने के लिए पूरा परिवार पहुंचा। दर्शक दीर्घा में सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और रेहान वाड्रा के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। चूंकि विषय संविधान का था, ऐसे में प्रियंका ने इस पर जोरदार तरीके से अपनी बातें रखी। उन्होंने संविधान के मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री पर प्रहार किया। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। प्रियंका ने अपने भाषण में संविधान, आरक्षण, जाति जनगणना, मणिपुर, अडानी, नेहरू, नफरत, मोहब्बत की दुकान समेत हर उस मुद्दे को छुआ जो उनके भाई राहुल गांधी लंबे समय से उठाते रहे हैं। कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आज़ादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में यह सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। प्रियंका का ये भाषण आधे घंटे का था, जिसे राहुल गांधी ने अपने पहले भाषण से भी बेहतर बताया, तो सोनिया गांधी ने भी इसे शानदार बताया। Wonderful speech. Better than my maiden speech. Let's put it like that. जो प्रियंका जी मैम मेरे साथियों सबसे बड़ी बात तो ये कि प्रियंका के इस भाषण को सुनकर ऐसा लगा मानो उन्हें कितने सालों का संसदीय अनुभव है, जबकि हकीकत ये है कि पहली बार की सांसद प्रियंका का संसद में ये महज पहला भाषण था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये तो वो हुआ जो प्रियंका ने लोकसभा में कहा। अब अपने पहले सत्र में उन्होंने किया क्या, इसे भी देखिए। तो इस सत्र में उनके हैंडबैग काफी सुर्खियों में रहे। 10 दिसंबर को प्रियंका गांधी अडानी मुद्दे पर विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल हुई तो उनके हाथ में पीएम मोदी और उद्योगपति अडानी के कार्टून वाला बैग नजर आया। इससे पहले वो एक शर्ट पर भी अडानी और मोदी जी का तस्वीर लगा के लाई थी, उसके बाद एक मास्क भी पहना था, फिर आया बैग। 16 दिसंबर को उनके बैग पर लिखा था फिलिस्तीन आजाद होगा। हैंडबैग पर शांति का प्रतीक सफेद कबूतर और तरबूज भी बना था। इसे फिलिस्तीनी एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। जब सत्ता पक्ष ने इस पर सवाल उठाए तो अगले ही दिन वो नया बैग लेकर पहुंची, यानी कि 17 दिसंबर को। उस दिन उनके बैग पर लिखा था बांग्लादेश हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े रहो। इस पर मुट्ठी बांधे हुए 2 हाथ और उड़ते हुए पक्षी भी बने थे। खासकर फिलिस्तीन वाले बैग को लेकर प्रियंका पर सवाल उठे तो उन्होंने जवाब में कहा, मैं कैसे कपड़े पहनूंगी ये कोई और तय नहीं करेगा। यह अलग बात है कि शीत सत्र के आखिरी दिन बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने प्रियंका के बैग स्टेटमेंट को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। सारंगी ने प्रियंका गांधी को एक बैग आज गिफ्ट किया जिस पर 1984 की तारीख दर्ज थी और वो भी खून के रंग में। दरअसल 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए थे जिसका आरोप कांग्रेस के कुछ नेताओं पर है। माननीय सांसद प्रियंका गांधी जी को बैग लेकर चलने की आदत है, अच्छा लगता है उन्हें बैग, अच्छी बात है। तो हमने एक सुंदर सा जूट बैग उन्हें दिया, उसके ऊपर 1984 दंगे लिखे हुए हैं, 1984 राइट्स,
और याद दिलाना था उन्हें कि जब उनकी सरकार थी 1984 में तो किस तरह की घटनाएं भारत में हुई थी, कितने परिवार बर्बाद हो गए। 1984 की जो त्रुटियां हैं वो अभी जो कांग्रेस की जनरेशन है उसे जाने, समझे, स्वीकारे और उसकी पुनरावृत्ति न करे, इसलिए वो बैठ दिया। बैग ही नहीं, उनके कपड़े भी कैमरों के फोकस में रहे। शपथ से लेकर शीत सत्र के आखिरी दिन तक उन्होंने कैसे रंगों के जरिए, अपने पहनावे के जरिए एक राजनीतिक संदेश दिया, वो देखिए। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा का शीत सत्र बेहद गर्म माहौल में खत्म हुआ। वजह थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कथित अपमान का मुद्दा। जरिया बनाया गया गृह मंत्री अमित शाह के भाषण को, जिसे उन्होंने कांग्रेस की काट छांट वाली राजनीति करार दिया। इसे लेकर पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपने अपने दावे और दलीलों वाली सियासी नूरा कुश्ती भी खूब हुई। लेकिन इसमें भी विपक्ष के विरोध प्रदर्शन का केंद्र बिंदु बनी प्रियंका गांधी। राजनीति के रंगों की अपनी अहमियत होती है, हर विचार का अपना रंग है। ऐसे में रंगों की राजनीति में नीले रंग को आम्बेडकरवादी सियासत का पर्याय माना जाता है। लिहाजा प्रियंका गांधी भी संसद परिसर में विपक्ष के प्रदर्शन में नीली साड़ी पहनकर पहुंची। यहां तक कि प्रियंका के साथ राहुल गांधी भी अपनी पसंदीदा सफेद टी शर्ट की जगह ब्लू रंग की टी शर्ट में नजर आए। इस दौरान प्रियंका के एक्शन और रिएक्शन ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा, क्योंकि नीली साड़ी में वो विरोध प्रदर्शन की अगली कतार में नजर आए, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी आगे। कहने को तो सभी जय भीम के नारे लगा रहे थे, लेकिन इसमें भी प्रियंका के तेवर कुछ अलग थे। चलिए, पहले सत्र की सारी आपने तस्वीरें देख ली, अब पूरा रिपोर्ट कार्ड दिया है तो रिपोर्ट कार्ड में नंबर मिलने भी बहुत जरूरी हैं। कितने नंबर मिले प्रियंका गांधी को, हमने पूछा कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से। प्रियंका गांधी को अगर हम केवल एक प्रियंका गांधी के रूप में देखें कि एक पहली बार कोई व्यक्ति जो है सांसद बन के सदन में आया, तो उसमें से उनको 10 में से 8 या 9 नंबर दिए जा सकते हैं। पूरा परफॉर्म, क्योंकि सेशन काफ़ी देर नहीं चला गया, अगर 10 के ऊपर देखेंगे तो मेरे को लगता है 7 नंबर तो देने पड़ेंगे उनको, क्योंकि जितना एक बोला उन्होंने, 2-4 बोलते तो मैं असेस कर सकता था। पहली स्पीच जो उन्होंने दी उसके बाद उनको मौका ज़्यादा नहीं मिला। मैं कहूँगा आउट ऑफ 10 7 तो वो डिजर्व करती है। कि राहुल गांधी का एक व्यक्तित्व है, वो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन है, जोर से बात कहते हैं, अपना थोड़ा उनका राजनीतिक जो सोच है वो अलग है। उनका आप कपड़े वेशभूषा देख लीजिए, उनकी जो भाषण देते हैं, तो प्रियंका गांधी उससे अलग हैं। तो लोग, कांग्रेस जन की मैं बात कर रहा हूँ, कांग्रेस जन उनसे ज़्यादा उनको ज़रा थोड़ा सुखद एहसास होता है, तो इसलिए प्रियंका सबसे सुनती है। मीडिया से भी उन्होंने ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं किया, लेकिन लोग की बात करती है, मुस्कुराती हैं। ये चीज़ें जो होती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये राजनेता को एक कामयाब बनाती हैं। एक पहली स्पीच प्रियंका गांधी के देख करके कहेंगे कि आप मुकाबला करें तो ठीक नहीं है, परंतु मैं कहूँ कि प्रेजेंस कितनी ज़्यादा पड़ी, कौन ज़्यादा दिखाई दिया। मेरे को लगता है इस सेशन के अंदर, मीडिया के अंदर और बाकी जगह नैरेटिव किसने सेट किया, वो प्रियंका गांधी ने सेट किया। तो उस मुकाबले में कि पॉलिटिकल नैरेटिव और विजिबिलिटी किसको ज़्यादा मिली, प्रियंका गांधी को ज़्यादा मिली। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने, मैंने कहा ना, बैग लेकर के आना, ये फैशनेबल चीज़ें हैं जो सबको पसंद आती हैं। उनको भी लगा कि अखबार वाले क्या देखेंगे, मैं बैग लटका के चलूँगी। पैलेस्टीन का उनको पता था कि रिएक्शन होगा, कि बांग्लादेश के बारे में, कि बैग बांग्लादेश का दूसरे दिन आ गया। तो उनकी स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी थी। प्रियंका गांधी के पहले परफॉर्मेंस पे आपने इतने वरिष्ठ पत्रकारों को सुना है, उनके आकलन को सुना है। ऐसे में बहुत कुछ कहने को बचा नहीं है, क्योंकि विशेषज्ञों ने उन प्रदर्शन का आकलन कर लिया है। लेकिन ये कहना जरूरी है कि सांसद के रूप में उनकी पहली उपस्थिति को जल्दी भुलाया नहीं जाएगा। अभी आगे उनके लिए बहुत टेस्ट बाकी हैं, लगातार उनकी स्क्रूटनी की जाएगी। लेकिन जहां तक पहले सत्र का सवाल है,
आज के बाद उन्हें सिर्फ राहुल गांधी की बहन या फिर वायनाड में उनके रिप्लेसमेंट एमपी के रूप में कतई नहीं देखा जा सकता, बल्कि उन्हें एक ऐसी नेता के रूप में देखा जाएगा जो अपने लिए एक अलग और अनूठा रास्ता बनाने की कोशिश कर रही हैं और अपनी पहचान बनाने के रास्ते पर वो निकल चुकी है। और अब बात पीएम मोदी के अरब दौरे की। पीएम मोदी के कुवैत दौरे पर आखिर पूरी दुनिया की नजर क्यों गड़ी हुई है? भारत और खाड़ी देशों के मजबूत गठबंधन से पाकिस्तान और चीन जैसे कुछ पड़ोसी बेहद परेशान हैं। दरअसल मुस्लिम देश भी अब पीएम मोदी के मुरीद बनते जा रहे हैं। खाड़ी के देशों में भी उनकी लोकप्रियता साल दर साल बढ़ी ही है। प्रधानमंत्री मोदी कल से 2 दिन के दौरे पर कुवैत जा रहे हैं। ये दौरा इसलिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि 42 बरसों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत की ये पहली यात्रा है। पीएम मोदी कुवैत में वहां के अमीर के साथ मुलाकात और बातचीत करेंगे। इसके अलावा वो कुवैत में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। उनका ये दौरा भारत और खाड़ी देशों के बीच कैसे एक मील का पत्थर बनने जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। हम अच्छे भविष्य की बेहतरीन शुरुआत कर रहे हैं। बयालीस बरसों के बाद एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। ये इतिहास है एक मुस्लिम देश के साथ भारत के प्रगाढ़ संबंधों का। खाड़ी के इस देश के साथ भारत रिश्तों के नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। जब मैं आपके पास आया हूं, आप लोगों के बीच आया हूं, जैसे मैं अपने ही घर में आया हूं। ये देश है कुवैत, जहां पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। इसी के साथ खाड़ी के देशों में भारत के संबंधों का एक और नया अध्याय शुरू होने वाला है। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों का ताना बाना लगातार गहरा और मजबूत हो रहा है। मुस्लिम देशों में पीएम मोदी का जलवा, जादू और प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। अरब के देशों में पीएम मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इसी कड़ी में अब पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए खाड़ी का एक अमीर देश कुवैत भी तैयार है। विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 21 और 22 दिसंबर को कुवैत के दौरे पर रहेंगे। 42 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली कुवैत यात्रा है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1981 में कुवैत का दौरा किया था। पीएम मोदी कुवैत में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। 21 दिसंबर को अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में करीब 5000 भारतीय लोगों को संबोधित करेंगे। इसके बाद गल्फ कप फुटबॉल के ओपनिंग सेरेमनी में भी प्रधानमंत्री भाग लेंगे। अगले दिन यानी 22 दिसंबर को पीएम मोदी कुवैत के अमीर और क्राउन प्रिंस से मुलाकात करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी कुवैत के अन्य नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। पीएम मोदी कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा के न्योते पर कुवैत का दौरा कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि पीएम मोदी का ये दौरा भारत और कुवैत के बीच संबंधों को और मजबूत बनाएगा। Friends, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will undertake a visit to Kuwait on 21st and 22nd December 2024 at the invitation of the Amir of the State of Kuwait, His Highness Sheikh Mashal Al Ahmed Al Jabar Al Sabah. This marks the first visit by an Indian Prime Minister to Kuwait in 43 years and therefore assumes
considerable significance. कुवैत और भारत पारंपरिक तौर पर एक दूसरे के नजदीकी देश रहे हैं। दोनों देश मजबूत आर्थिक संबंधों और पीपल टू पीपल रिश्तों से जुड़े हैं। ऐसे में कुवैत में पीएम मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारियां की गई है। कुवैत में प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है। वो खाड़ी क्षेत्र के सभी देशों में जा चुके हैं, बट कुवैत ही एक ऐसा देश था जो अभी तक वो नहीं यात्रा वहाँ पे नहीं की थी उन्होंने। और तीसरा बहुत अहम बिंदु ये भी है कि दोनों देशों के बीच पिछले एक दशक में ये पहली उच्च नेतृत्व वाली यात्रा है। पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब मिडिल ईस्ट में भारी उथल पुथल चल रही है। ऐसे में कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर यह दौरा भारत के लिए काफी अहमियत रखता है। कुवैत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। कुवैत के पास दुनिया का छठा सबसे बड़ा तेल भंडार है। भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में एक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10.47 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार रहा। भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला छठा सबसे बड़ा देश कुवैत है। भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़े प्रवासी समुदाय हैं। कुवैत में इस समय 10 लाख भारतीय रहते हैं। बीते दिनों कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहिया ने भारत का दौरा किया था और उसी दौरान पीएम मोदी को कुवैत के अमीर का न्योता दिया गया। विदेश नीति के जानकारों का मानना है कि अब कुवैत में पीएम मोदी का यह दौरा न केवल ऐतिहासिक है बल्कि भारत और कुवैत के द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने वाला भी है। इस दौरे से भारत और कुवैत के बीच रक्षा और व्यापार समेत कई क्षेत्रों में संबंध मजबूत होंगे। भारत जो इम्पोर्टेंट है इन देशों के लिए, एक तो जियोपॉलिटिकल रीजन से एक ग्रोइंग कंट्री है, ग्रोइंग पावर है, उसका से इकोनॉमिक मार्केट है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, एक जियोपॉलिटिकल बैलेंसर के रूप में काम कर सकता है। तो इन कारणों से हम ये जो इस्लामिक देश हैं और खासकर वेस्ट एशिया के देश हैं, भारत से अपने संबंध को काफ़ी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामी राष्ट्र कुवैत न सिर्फ आर्थिक और व्यापारिक महत्व रखता है बल्कि कुवैत का फिल्म उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाने में कामयाब रहा है। इसलिए कुवैत की फिल्म इंडस्ट्री को खाड़ी देशों का हॉलीवुड भी कहा जाता है। दूसरी तरफ कुवैत इस समय खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC की अध्यक्षता भी कर रहा है। GCC में UAE, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान और कतर जैसे देश शामिल हैं। पीएम मोदी GCC में शामिल सिर्फ कुवैत में ही अभी तक नहीं जा सके थे। हालांकि इससे पहले 2013 में कुवैत के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की थी। इराक और सऊदी अरब का पड़ोसी देश कुवैत फारस की खाड़ी में स्थित है, इसलिए अरब में कुवैत खास रणनीतिक महत्व रखता है। कुवैत में इस्लाम को मानने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। कुवैत के लोग पीएम मोदी के दौरे को लेकर काफी उत्साहित हैं। हालांकि कुवैत की तरह ही दूसरे मुस्लिम देश में भी पीएम मोदी बहुत लोकप्रिय है। मुस्लिम देश पीएम मोदी के मुरीद बन चुके हैं। पीएम मोदी जिस भी मुस्लिम देश के दौरे पर गए वहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने कुवैत के दौरे से पहले इस साल ब्रुनोई, UAE, कतर और सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देशों की यात्रा की। यहां उनका जलवा देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। प्रधानमंत्री मोदी इस साल सबसे पहले फरवरी में UAE की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसी दौरे में प्रधानमंत्री ने अबू धाबी में बैप्स में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी किया था। पीएम मोदी ने इस साल फरवरी में ही कतर का भी दौरा किया था।
इस दौरान उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 3 महीने पहले ही सितंबर में ब्रुनोई का भी दौरा किया था, जहां क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहातादी बिल्लाह ने उनका रेड कारपेट वेलकम किया था। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था। पीएम मोदी को अरब वर्ल्ड में लगभग हर मुस्लिम देश ने अपने सबसे बड़े सम्मान से भी नवाजा है। जून 2023 में मिस्र ने ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया। 2019 में ही यूएई ने ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड से सम्मानित किया। 2019 में बहरीन ने किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसांस सम्मान दिया। 2016 में सऊदी अरब ने ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद अवार्ड से नवाजा था। यहां तक कि साल 2018 में पीएम मोदी ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने काफ़ी यात्रा की है जो वेस्ट एशिया की कंट्री वहाँ पे, और हम आप जानते हैं कि वेस्ट एशिया की जो कंट्री उनसे हमारे संबंध काफ़ी अच्छे हैं। चाहे मैं यूएई की बात करूँ या सऊदी अरबिया की बात करूँ, बहरीन की बात करूँ, कुवैत कहीं ना कहीं छूट गया था। पीएम मोदी की प्राथमिकता में खाड़ी देश इसलिए भी है क्योंकि अरबों डॉलर का निवेश खाड़ी देशों से आता है। वहीं भारत से बाहर जितने भी भारतीय रहते हैं उनमें से 1/4 से ज्यादा खाड़ी देशों में रहते हैं। खाड़ी देशों में लगभग 90 लाख भारतीय हैं। इनमें से 34.3 लाख अकेले यूएई में और 25.9 लाख सऊदी अरब में रहते हैं। 10.3 लाख भारतीय कुवैत, 7.8 लाख ओमान, 7.5 लाख कतर और 3.3 लाख भारतीय बहरीन में रहते हैं।